हाय एवरीवन। एक चीज़ जो रिसेंट के अंदर जीएसटी के अंदर शोकॉज नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है वो ये है कि जिन सालों के लिए सेक्शन 73 के अंदर नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई है, जो सेक्शन 168A को यूज़ करते हुए जो एडिशनल टाइम लिमिट दी गई थी नोटिस इशू करने के लिए वो एक्सपायर हो गई है। उन केसेस के अंदर जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ है, जो ऑफिसर्स है, वो सेक्शन 74 को यूज़ करते हुए नोटिस इशू कर रहे हैं। जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है सेक्शन 74 के अंदर, उसे यूज़ करते हुए नोटिसेस इशू कर रहे हैं, और विदाउट ये चीज़ प्रॉपरली एस्टैब्लिश किए हुए कि वो क्यों सेक्शन 74 के लिए एक फिट केस है, वो ये चीज़ भी एस्टैब्लिश नहीं करते कि यहाँ पे फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स कहाँ है, जिसकी वजह से सेक्शन 74 का एक केस बन रहा है। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी कि ऑफिसर्स को ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो क्यों एक सेक्शन 74 का नोटिस है, वो क्यों एक फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस है। आपको ये चीज़ एस्टैब्लिश नहीं करनी होती कि क्यों वो सेक्शन 74 के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ लेनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आपको कोई सेक्शन 74 के अंदर नोटिस रिसीव होता है और वो एक्चुअल में सेक्शन 74 का केस ही नहीं बनता, तो उसके अंदर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने रिप्लाई के अंदर, और आप एक अच्छा डिफेंस तैयार कर सकते हैं। तो हम कुछ केसेस देखेंगे जिनके अंदर वो एक सेक्शन 74 का केस नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपने किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को, किसी लॉ के प्रोविजन को अलग तरह से इंटरप्रेट किया है और जो डिपार्टमेंट है वो उस प्रोविजन को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आपने कोई सप्रेशन किया है या आपने कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट किया है। जो डिपार्टमेंट है वो उस टैक्स प्रोविजन को यूज करते हुए कोई अलग टैक्स पोजीशन ले रहा है और जो आप है वो कोई अलग टैक्स पोजीशन ले रहे हैं, तो वो सेक्शन 74 का केस बनने के लिए एक फिट केस नहीं है। आपको यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी होगी कि अगर कल को डिपार्टमेंट आके ये बात भी बोलता है कि इसका इंटरप्रिटेशन तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो भी ये नहीं बोला जा सकता कि अगर आपने उसका कोई और इंटरप्रिटेशन ले लिया जो आपके लिए बेनिफिशियल था, तो भी ये नहीं बोला जाएगा कि वो सेक्शन 74 के अंदर फॉल करना चाहिए था। इंटरप्रिटेशन की वजह से केस सेक्शन 74 का केस नहीं बनता। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्या वो सेक्शन 74 के अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता। हम ये नहीं कर रहे कि क्या नोटिस दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। नोटिस तो दिया जा सकता है, लेकिन जो सेक्शन 74 है उसके अंदर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन को यूज करते हुए वो नहीं दिया जा सकता। अगली बात आती है कि अगर आपने कोई चीज़ को प्रॉपरली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप उस इंफॉर्मेशन को सप्रेस करना चाह रहे थे, आप उस चीज़ को सप्रेस करना चाह रहे थे। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ सप्रेस करनी होती तो उसे आप प्रॉपरली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो अगर कोई चीज़ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू हो गई तो आप इसे भी अपना यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस कि ये मेरा सप्रेशन का इंटेंशन नहीं था, सप्रेशन का केस ये नहीं बनना चाहिए। तीसरा केस आता है रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि जहां पे डिपार्टमेंट को कोई भी रेवेन्यू का, इनकम का लॉस नहीं हो रहा। अगर आपने कोई एक्ट के नॉन कंप्लायंस भी कर दी, कोई एक्ट के प्रोविजन से कंप्लाई विद भी नहीं किया, ऐसे केस के अंदर इवन अगर डिपार्टमेंट को कोई रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा, तो ये नहीं बोला जा सकता कि आपका इंटेंशन टैक्स को इवेड करने का था। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मान लीजिए कोई आरसीएम का केस था, आपको कोई आरसीएम के अंदर लाइबिलिटी पे करनी थी और आप उसका पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आपने अनइंटेंशनली या किसी भी वजह से आपने अगर वो आरसीएम के अंदर लाइबिलिटी पे नहीं की और ना ही उसके साथ आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया, इसकी वजह से कहीं पे भी डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा। तो इन केस अगर यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस नहीं हो पाया आरसीएम के केस के अंदर, तो ये नहीं बोला जाएगा कि आपने कोई इंटेंशनली टैक्स इवेड करने की कोशिश की है और वो सेक्शन 74 के लिए एक फिट केस है। तो यहाँ पे भी केस सेक्शन 74 का नहीं बन पाएगा, जहाँ पे रेवेन्यू न्यूट्रलिटी की बात आ जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर डिपार्टमेंट ने आपकी ऑडिट कर ली, डिपार्टमेंटल ऑडिट कर ली, और उस ऑडिट के ड्यूरिंग उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं मिला, तो ऐसे केस के अंदर इन फ्यूचर जाते हुए अगर डिपार्टमेंट कोई चीज़ आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो चीज़ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन का केस बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक डिटेल्ड ऑडिट कैरी आउट की जा चुकी है।
तो ये भी एक केस सेक्शन 74 के लिए फिट केस नहीं है। इसके बाद बात आती है कि आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए लायबल है, प्रोवाइड करने के लिए लायबल है जो आप स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है। मतलब जिस चीज को आपको लॉ ने देने के लिए बोला है, जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने के लिए बोला है, आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल है। अगर आप जो चीज लॉ के अंदर नहीं लिखी हुई, स्टैट्यूट आपको रिक्वायर नहीं करता इंफॉर्मेशन देने के लिए, और अगर आप वो चीज नहीं देते, तो ऐसे केस के अंदर भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं माना जाएगा। तो अगर आपसे कोई ऑफिसर ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है जो लॉ के अंदर भी रिक्वायर्ड नहीं है, और फिर वो बोले कि मैं आपके ऊपर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस लगाना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का केस नहीं बन पाएगा। ऑफिसर्स भी अपनी पावर विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन के अंदर पड़ी है, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए भी कोई सप्रेशन का केस नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी सभी के सामने, सबके पास अवेलेबल है। तो कहां से वो सप्रेशन बोला जा सकता है? तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब आपको अगर कोई सेक्शन 74 का नोटिस रिसीव होता है, जब कोई एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन्वोक किया जाता है, तो ऐसे केस के अंदर क्या जो एसेंशियल कंडीशन है सेक्शन 74 को इन्वोक करने की, वो एस्टैब्लिश की गई है या नहीं की गई, या फिर अगर वो इनमें से जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए उनके अंदर किसी में फॉल कर जाता है, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि ये सेक्शन 74 का केस नहीं बन पाएगा। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को अपने रिप्लाई के अंदर यूज़ करके एक बेटर अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे अपने केस को और अच्छे से। एंड आई ऑल्सो होप दिस वीडियो हेल्प। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।